नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई स्टडी विच इज पार्ट अकेडमी। तो आज बच्चों शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजते ही आपके लिए जो टॉप 25 एमसीक्यू देखने को मिलता है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कितने सारे बच्चे आज 5:30 बजे जो रेलवे के लिए स्पेशल सेशन अकेडमी पे हैं जो जुड़े हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ा है, जरा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल थंब दिखाना। और नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल जुड़ो, अभी लगातार ये 15 दिन चलेगा। जो क्लास आपकी 10 बजे रात होती थी वो अब 5:30 बजे, यानी जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ 5 से 5:30, फिर 5:30 बजे आप जुड़ जाते हो कहाँ, अनअकैडमी पे, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह। आने वाले समय में इसे लगभग 40 एमसीक्यू जो टेस्ट होगा रेलवे का, उस आधार पे हम डिजाइन करने वाले हैं। तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए तो आज बात करते हैं टॉप 25 एमसीक्यू में कैसे कैसे सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल आएंगे, किस चैप्टर से कैसा सवाल बनता है। हम आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं कि सर ये सवाल से अगर ये थोड़ा सा वर्ड का जो शब्दों का खेल है अगर उल्टा पूछा तो आप कैसे जवाब दोगे। ठीक है बच्चे, चलिए चलते देखते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप यूपी के हो या यूपी से बाहर, सर आज ऐसा स्थिति है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, चाहे मैं किसी राज्य का हूं, चाहे मैं किसी राज्य का निवासी हूं, तो आप यूपी में भी जॉब कर सकते हो, बशर्ते आपको हिंदी आनी चाहिए। भाई हिंदी किसे नहीं आता है बता दो जरा। तो यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी या यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, कांस्टेबल, वीडियो, मंडी परिषद, जितने सारे एग्जाम हैं सर बिल्कुल भरिए, तैयारी रखिए। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल पेपर हो, हमारा बस मोटिव होना चाहिए सरकारी नौकरी करना। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जो 15 जून से बैच शुरू हुआ था। मुश्किल से 4-5 लेक्चर हुआ इसमें भारत का रैंक क्या है। तो अब इस सवाल से क्या बनता है कि सर 2019-20 में 2019-20 में जितने भी रैंकिंग हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी इंडेक्सेज हैं या जितने भी रैंकिंग हैं, उससे आपका एक सवाल ना एक सवाल जरूर रहेगा। तो यही मैं कराता हूं आपको कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अब आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी रैंकिंग है 2019-20 में जो चेंजेज हुए हैं वो आपको अपने नोट में या नोटबुक में अपडेट करना पड़ेगा, नोटबुक में अपडेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या होगा। भारत का रैंक 144 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक 144 है। याद रहेगा बच्चे। सर कहता है कौन जारी करता है, आप ये समझना, यूएनओ जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 के अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी 20 मार्च को, देखो कितने सारे सवाल निकलेंगे। सर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करेगा, संयुक्त राष्ट्र करेगा। तो सर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब सेलिब्रेट करते हैं, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई अंतरराष्ट्रीय दिवस के दिन। तो और 20 मार्च को हम लोग गौरैया दिवस भी मनाते हैं, गौरैया दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। तो सर इस रिपोर्ट में फिनलैंड को पहला स्थान, भारत को 144वां स्थान, रैंकिंग के तहत 156 देशों का आकलन किया गया था। अब आपके लिए होमवर्क है यही कि बॉटम से कौन था, यानी नीचे कौन था, सबसे नीचे किस देश की रैंकिंग आई है, सबसे नीचे किस देश की रैंकिंग आई है, यह पहला सवाल। लो मैं बता दे रहा हूं, चलो। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई 8वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, और फिनलैंड लगातार तीसरी बार सबसे ऊपर रहा है, थर्ड बार टाइम, और अफगानिस्तान सबसे न्यूनतम स्थान पर रहा है। कितने ज्यादा सवाल निकले आप देख लो। तो जब भी आप इंडेक्स करोगे 3 चीजें देखना, जो टॉप पे कौन होगा, इंडिया का पोजीशन कितना है, और बॉटम से कौन है, और बॉटम से कौन है, ये 3 चीजें याद रखना। और कौन जारी करता है, और कौन जारी करता है। 4 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले पेपर के लिए। सवाल नंबर 2, चापचर कूट किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य त्योहार है। चापचर कूट इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। चापचर कूट किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है। मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। चापचर कूट किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है, जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो चापचर कूट की बात करें बच्चों तो ये किस राज्य का है, मिजोरम का लोकप्रिय त्योहार है। चापचर कूट किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है, मिजोरम का लोकप्रिय त्योहार है। ठीक है। तो फिर से कहेंगे कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं
आपको मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपको क्या करना होगा सर, सीएम, गवर्नर और कैपिटल, ये कम से कम कंट्रोल कर लेना, अपने आप में रख लेना। क्योंकि उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो कैपिटल याद हो जाता है, हम गवर्नर और सीएम भूल जाते हैं। तो ये सीएम, गवर्नर, कैपिटल याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चापचरकूट मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। यह वसंत के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बसंत के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, यानी कह सकते हैं सर कि यह फरवरी में सेलिब्रेट होगा। कब सेलिब्रेट होगा बालक? फरवरी में सेलिब्रेट होगा, बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, पिको डी ओरिजाबा। पिको डी ओरिजाबा निम्न में से किस महाद्वीप का उच्चतम ज्वालामुखी है? क्वेश्चन समझना, इसके बाद जवाब देना। पिको डी ओरिजाबा इज द हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? पिको डी ओरिजाबा निम्न में से किस महाद्वीप का उच्चतम ज्वालामुखी है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या होगा। पिको डी ओरिजाबा बिल्कुल समझना सर, उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी है। पिको डी ओरिजाबा किस महाद्वीप का उच्चतम ज्वालामुखी है? तो नॉर्थ अमेरिका का ज्वालामुखी है। ठीक है बच्चे, अब देखो 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची ज्वालामुखी मैं बता दूं आपको, यह लिस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका। अगर यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रस, यूरोप। उत्तरी अमेरिका जो क्वेश्चन था, पिको डी ओरिजाबा। अब देखो याद रखना, किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रस यूरोप, पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये 3 हो गया। माउंट गिलुवे वॉल्केनो याद रखना, माउंट गिलुवे ऑस्ट्रेलिया, फिर माउंट सिडली अंटार्कटिका, माउंट ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका, और माउंट दमावंद या देमवंद एशिया। अब आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी होमवर्क मैं दे ही दे रहा हूं। होमवर्क क्या है बच्चे? ये मैंने महाद्वीप बताया, अब आपको बताना है कि ये किस देश में है, किस देश में है। ठीक है, किस देश में है, जल्दी ये आपको बताना है होमवर्क के रूप में, किस देश में है। क्योंकि अंटार्कटिका तो बताना नहीं है, तो कहां मेहनत लगेगा? दक्षिण अमेरिका लगेगा, एशिया लगेगा, अफ्रीका लगेगा, यही तो मेहनत लगेगा। कांथा इज द फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कांथा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है, डिजाइन? कांथा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्या सोचते हैं आप? कांथा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? अरे भाई मेरे, कांथा की बात करेंगे, कांथा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है। कपड़े में जो क्या कढ़ाई बुनाई होता है वही कढ़ाई की बात करता है। तो पश्चिम बंगाल के लिए कांथा राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। कांथा एक अच्छी तरह से पसंद की जाने वाली कढ़ाई है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कहां? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिग्बोई भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। दिग्बोई भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1896, 1899, 1901 या 1905? दिग्बोई इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। इट वाज सेट अप इन। आप सोच पा रहे होंगे कि सर ये रोज रिकॉर्डेड क्लास क्यों मिल रहा है? बच्चे ये आपको थर्सडे तक देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड, झारखंड में 72 आवर्स का क्वारंटाइन है। तो मैं घर आया था पिछले दिन, तो 72 घंटे का क्वारंटाइन है। अब आपका क्लास मिस ना हो, क्या करें? क्वारंटाइन में तो कोई नेट कनेक्टिविटी मिलेगी नहीं वैसा। अब मैं क्या करूं पता है? मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं यार, इतनी प्रॉब्लम में मैं क्लास मतलब ले रहा हूं, आपको भेज रहा हूं कि आपको नुकसान ना झेलना पड़े।
नुकसान ना झेलना पड़े, इसीलिए रेगुलर बने रहिए। ठीक है, हमारे एफर्ट को, हमारी टीम एफर्ट को अगर सराहते हो तो एक लाइक ठोक देना, इस बात पर कमेंट्स करना कि बिल्कुल सर। ठीक है, तो डिगबोई भारत में भारत की सबसे तेल रिफाइनरी है जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था डियर? 1901, 1901 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी असम के तिनसुकिया जिले के एक शहर डिगबोई में स्थापित की गई थी। डिगबोई को तेल शहर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तेल शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ तेल रिफाइनरी 1901 में और उसके आसपास शुरू की गई थी। यानी कहीं भी ईयर स्पष्ट नहीं कह रहा, लेकिन ये माना जा रहा है 1901 में। बात समझ में आ गया? तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किस अनुच्छेद के तहत संवाद कर सकते हैं? यानी संवाद मतलब समझना, यहां प्रेसिडेंट है, यहां पीएम है और यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच क्या बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति किससे जानेगा? प्रधानमंत्री के जरिए जानेगा। तो वही कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किस अनुच्छेद के तहत संवाद कर सकते हैं? बताते हैं 76, 78, 75 या 74। तो 78 से 76 से अटॉर्नी जनरल, 76 से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। 78 तो बता दिया, 75 से क्या है? 75 से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 74 मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होता है। कार्यपालिका प्रधान होता। आई बात समझ में? यार पता है, सोचो रात के जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात में, ताकि मतलब आपके क्लास मिस ना हो। इतने ज़्यादा क्लास है, सबको पहले टाइम के पहले प्री शूट करना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो कम से कम वो प्यार दिखाना यार, कम से कम देखा करो। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जो मैंने कहा आर्टिकल नंबर 74, राइट। 76 अटॉर्नी जनरल होंगे। 78 राष्ट्रपति को सूचनाओं के प्रस्तुत करने का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये 78 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम 75, 74 और 76 जानते थे। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कितनी विशेषताएं ली है? हाउ मेनी फीचर्स हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका? तो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कितनी विशेषताएं ली है, कितने प्रकार की विशेषताएं ली है? तो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 फीचर्स लिया है, 2 विशेषता लिया है। एक तो अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है 368। अब बताओ दूसरा क्या है? दूसरा क्या है सर? 2 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान का संशोधन। यानी भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 फीचर्स लिया है। पहला फीचर्स कहता है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और दूसरा संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, तो ये प्रोविजन कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड इन विच ईयर? सूरत की संधि किस वर्ष में हुई थी? मार्च 1767, मार्च 1751, मार्च 1775, मार्च 1784। सूरत की संधि किस वर्ष में हुई थी? ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड इन विच ईयर? सूरत की संधि किस वर्ष में देखने को मिला था? तो सर सूरत की संधि की बात करेंगे, मार्च 1775 में सूरत की संधि देखने को मिलता है। मार्च 1775 में सूरत की संधि देखने को मिला। कब मिला? मार्च 1775 में सूरत की संधि देखने को मिला। तो सर किसके किसके बीच सूरत की संधि हुई थी? मराठा यानी नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा प्रमुख दिवंगत नारायण राव के मंत्रियों में से एक ने नए पेशवा के रूप में शिशु को बनाने और
शिशु को बनाने और उसके अधीन शासन करने के लिए साजिश रची थी। चूंकि नाना फडणवीस को 11 मंत्रियों ने सहायता दी थी, इस षड्यंत्र को 12 भाई षड्यंत्र या 12वीं की साजिश कहा जाता है। लेकिन रघुनाथ राव ने उनका समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश से संपर्क किया और मार्च 1775 में सूरत संधि हो गई। यानी देखो, खुद जो रघुनाथ राव था वो अलग हो गया और अंग्रेजों से संपर्क किया, भाई बचाओ मुझे। तब अंग्रेज ने क्या किया, 1775 में सूरत की संधि करवा दिया, सूरत की संधि करवा दिया। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ जयपुर? जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय, मानसिफ फर्स्ट, अबुल फजल इब्न मुबारक, जैसे प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द फाउंडर ऑफ जयपुर? जल्दी। और जयपुर की बात बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि 38वां स्थान कहें जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया 38वां स्थान, याद रखना, जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय कहता है जयपुर गुलाबी शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में कछवाहा राजपूत महाराजा जयसिंह सेकंड द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1699 से 1774 तक शासन किया। शुरुआत में उनकी राजधानी कहां थी? अंबर, जो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा का वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त, राजराजा प्रथम, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा मुद्रा राक्षस, जिससे हमें किस राजा के वर्णन की जानकारी मिलती है। तो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य या कहें मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी की विस्तृत जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलता है। इसीलिए शासक की बात करेंगे अजातशत्रु इज राइट, क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का, राजराजा प्रथम की बात करें तो ये दक्षिण भारत का, और अजातशत्रु की बात करें भाई तो ये कब का? ये बिंबिसार का पुत्र था, जिसकी हत्या उदयन कर देता है। सोचो, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, उदयन अपने पिता की हत्या करता है, यानी पितृहंता डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है किसे? अजातशत्रु के वंश को। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन करता है। भारत के कितने राज्य विशेष श्रेणी की स्थिति में हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? कितने राज्य को विशेष श्रेणी की स्थिति में शामिल किया गया है, या कितने राज्यों को विशेष श्रेणी की का दर्जा दिया गया है? जल्दी। सर 11 राज्य हैं जो विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। जैसे 11 राज्यों में पता है जो सरकार फंड अलॉट करेगी, 90 और 10 का रेशियो होता है, 90 रुपया सरकार देगी, केंद्र सरकार 10 रुपया राज्य सरकार देगी। बहुत फायदा है भाई विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने। इसीलिए देखते हो बिहार चिल्लाते रहता है मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो, छाती पीटते रहता है अपना। पहला SCA 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। इन वर्षों में 8 और राज्यों को जोड़ा गया है। किसे? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और अंत में 2010 में उत्तराखंड। तो ये क्यों होता है, किसे मिलता है? या तो आप पहाड़ों पे बसे हो, या तो आप पहाड़ों पे बसे हो, कृषि वर्क, कृषि एग्रीकल्चर ना हो, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो। बिल्कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार, लेकिन तुलनात्मक रूप से सरकार की नजर बंद है, इसलिए बिहार को दर्जा नहीं मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? उड़ीसा, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ क्या होगा। सर बिहार। किस राज्य में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित? बिहार में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? बिहार में स्थित है, याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रंजित डैम इज लोकेटेड?
किस राज्य में रंगित बांध या रंजित बांध स्थित है? सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। चलो, किस राज्य में रंगित बांध स्थित है? जल्दी। सिक्किम में, और सिक्किम में चुलामू झील भी है, जो भारत की सबसे ऊंचे स्थानों पर, भारत में सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित झील है। कौन? चुलामू झील, जो सिक्किम में लोकेट है। सिक्किम में और क्या है सर? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा सिक्किम में लोकेट है। ठीक है। रंगित डैम रंजित नदी में स्थित एक पनबिजली परियोजना है, जो कि तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब तीस्ता किसके बीच बाउंड्री बनाता है? तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों के बीच बाउंड्री का निर्माण करता है। कौन? तीस्ता नदी। ठीक है, ये पूछा है आपके CHSL में इस बार जो पेपर हुआ है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ओमान? ओमान की मुद्रा क्या है? बीर सोम रियाल बोन। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ओमान? ओमान की मुद्रा क्या है? बीर सोम रियाल बोन। ओमान की मुद्रा की बात करेंगे सर, रियाल है। अब देखो किस मुद्रा? रियाल है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईरानी रियाल, ईरान की मुद्रा पहला। ओमानी रियाल, ओमान की मुद्रा दूसरा। यमनी रियाल, यमन की मुद्रा तीसरा। कतर की रियाल, कतर की मुद्रा चौथा। सऊदी रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा पांचवा। यानी टोटल कुल मिलाकर देखें तो 5। अब अभी जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि ईरान की मुद्रा ने चेंज किया है। ईरान ने अपनी मुद्रा चेंज किया है, परिवर्तन किया है। उसके मुद्रा का नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो कमेंट बॉक्स में बताना कि ईरान ने मुद्रा जो चेंज किया, करेंसी चेंज किया, उसका नाम क्या है। कुछ ना कुछ तो नाम रखा होगा ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ LIC? LIC का मुख्यालय कहां है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या लखनऊ? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ LIC? LIC का मुख्यालय कहां है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या लखनऊ? क्योंकि अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो सिडबी का मुख्यालय यहां पे लखनऊ में है। LIC का मुख्यालय कहां? मुंबई में है। तो LIC की स्थापना की बात करेंगे, 1 सितंबर 1556 को इसकी स्थापना की गई। 1 सितंबर 1556 को। सोचो 50 साल होने को हैं। 50 साल से ज़्यादा ही हो गया यार। कैसे इंडस्ट्री है ये? फाइनेंशियल सर्विस है। स्थापना मुंबई में। किसने किया था? SK मैनक और MR कुमार चेयरमैन थे। MR कुमार चेयरमैन थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सॉरी, अभी कौन है? यानी SB मैनक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और MR कुमार चेयरमैन है। माई मिस्टेक, ब्लेंडर मिस्टेक। ठीक है। वेयर डज श्री सैलम टेम्पल लोकेटेड? श्री सैलम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, बिहार या आंध्र प्रदेश? श्री सैलम मंदिर, जल्दी। श्री सैलम मंदिर की बात करेंगे, तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश, कहां श्री सैलम मंदिर होगा? श्री सैलम मंदिर की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अरे यहीं पे तो बालाजी भी है, यहीं पे बालाजी टेम्पल भी है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में बालाजी टेम्पल भी है, याद रखना। श्री सैलम बांध जो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, दक्षिण भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। अब एक सवाल और उठेगा, श्री सैलम बांध जो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, कृष्णा नदी के पर ही नागार्जुन सागर डैम है।
ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। अब कैसे याद रखें, सर कृष्ण की जो सारथी, कृष्ण का जो दोस्त है, मित्र है, वो कौन है, अर्जुन है। आई बात समझ में। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य 3500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अभ्यारण्य वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहने के दौरान रक्त थक्का जमने में विफल रहता है। तो ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है जो रक्त वाहिका में, बॉडी के अंदर ब्लड को जमने में मदद नहीं करता है वो, तो क्या होगा, बाहर, शरीर के अगर बाहर की बात करें, शरीर के बाहर की बात करें, तो शरीर के बाहर ब्लड नहीं जमता है, इसके लिए फाइब्रिनोजन जिम्मेदार है, फाइब्रिनोजन और विटामिन के। लेकिन शरीर के अंदर की बात करेंगे तो हिपैरिन। और आपको बता दें कि हिपैरिन और फाइब्रिनोजन दोनों एक प्रकार का प्रोटीन है, दोनों एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। हिपैरिन एक रक्त रोधी है जो इसे थक्के से रोकने में और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए रक्त में मौजूद होता है। एक गैस एक उच्च दबाव पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है क्योंकि उसके अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, गतिज ऊर्जा है, सह संयोजक बंधों से बंधे होते हैं। अब बॉन्डेड आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या होगा कि एक गैस उच्च दबाव पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है, क्यों, क्योंकि रीजन बिहाइंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गैस में जो मोलिक्यूल हैं वो क्या है, इधर उधर फैले हुए हैं, तो वह एक दूसरे को जो आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने के बाद व्यवहार से वो उसका रास्ता विचलित हो जाएगा, क्योंकि अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। एक गैस उच्च दबाव में आदर्श व्यवहार में विचलित हो जाती है क्योंकि इसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइडिंग माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जोफाइटी है, जल्दी बताना। जेराफाइटी नहीं है, आराम से पढ़ना। एक पौधा जो किसी प्राणी जैसा दिखता है, एक प्राणी जो एक पौधा जैसा दिखता है, एक पौधा जो एक प्रणाली पर बढ़ता है, एक प्राणी पर बढ़ता है, एक प्राणी जो एक पौधे पर बढ़ता है। तो जीव विज्ञान के संदर्भ में कौन एक जोफाइटी है, जीव विज्ञान के संदर्भ में कौन एक जोफाइटी है, जल्दी। एक पौधा जो किसी प्राणी जैसा दिखता है, एक प्राणी जो एक पौधे जैसा दिखता है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। भाई साहब, एक प्राणी जो एक पौधे, सोचो एक प्राणी है जो पौधे जैसा दिखता है। अरे देखो कोरोना जो है, कोरोना कैसा दिखता है, कोरोना को अगर मैं गौर से देखूं तो बिल्कुल ऊपर लगता है मुकुट पहना हुआ है, यही क्रोन के नाम से कोरोना बना है। क्राउन था ना, क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी पहनती है जो। ठीक है, तो आइए इसके इमेज देखते समझ में आ जाएगा। जो फाइटी एक प्राणी है जो देखने में एक पौधे जैसा दिखता है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या है, समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन है। टंगस्टन का उपयोग डैश के कारण विद्युत बल्ब के फिलामेंट में के निर्माण के लिए किया जाता है। उच्च गलनांक, कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च प्रकाश उत्सर्जक गति या इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो सबसे पहले सर इलेक्ट्रिक बल्ब, भाई जितने भी विद्युत बल्ब हैं जो बनते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में तो करते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक होगा। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगी। या हाई लाइट एमिटिंग डायोड या डायोड पावर,
उच्च प्रकाश उत्सर्जक शक्ति इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का उपयोग क्या होगा? टंगस्टन का उपयोग हम इसलिए करते हैं, उच्च गलनांक के लिए करते हैं। टंगस्टन भारत में कहां पाया जाएगा? तो दिगाना माइन से, दिगाना माइंस से पाया जाएगा। नहीं, और अगर मैं बात करूं टंगस्टन की, तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है जल्दी। टंगस्टन का उपयोग ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी धातु का उच्चतम गलनांक होता है, और तापमान जितना अधिक होगा उसकी लाइटिंग, उसकी दक्षता, एफिशिएंसी उतने ही तेज होंगे। ठीक है। स्कूबा गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल किए गए टैंक किससे भरे होते हैं? यानी जो सी ड्राइवर है, जो जाता है समुद्र में, तो वो क्या इस्तेमाल करता है? हीलियम मिश्रित वायु, नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण, नाइट्रोजन या N2? बताना। मान लो कि जितने भी गोताखोर हैं वो समुद्र में नीचे गए कुछ खोजने के लिए, तो भाई उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो क्या होगा? हीलियम मिश्रित वायु, यानी कहें सर हीलियम प्लस O2 का मिश्रित रूप होगा, तब आप हमें दे देना। आई बात समझ में? यानी क्या कहता है भैया? मिश्रित रूप होगा तब हमें दे देना, हम ही तो जाएंगे। यानी हीलियम और ऑक्सीजन चाहिए हमें। क्या चाहिए? हीलियम और ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक है, आई बात समझ में? अगर नाइट्रोजन की बात करें सर, नाइट्रोजन का यूज कहां करते हैं? अरे भाई जितने भी पैकेट बंद खाने हैं, जितने भी कुरकुरे, लेज, ये सब में हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन यूज करते हैं, याद रखना। तो इस स्कूबा के गोताखोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो टैंक, यानी हीलियम और ऑक्सीजन, क्या होता है? हीलियम और ऑक्सीजन से मिश्रण से भरी हवा भरे होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के विपरीत हीलियम उच्च दबाव में भी रक्त में घुलनशील नहीं होता है। किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, क्या होगा? याद करो, थारोनी पापा बॉस जो ट्रिक दिए हैं, नहीं याद करोगे बहुत मुश्किल होगा। तो विटामिन की बात करें सर, दो प्रकार के विटामिन है, एक फैट सोल्यूबल और एक क्या होगा? वाटर सोल्यूबल। एक वाटर सोल्यूबल, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील हैं वो 4 विटामिन होंगे, के डी, और जल में घुलनशील है BC है, तो बी कॉम्प्लेक्स। टोकोफेरोल की बात करेंगे तो विटामिन ई को हम टोकोफेरोल कहते हैं। याद रखो सर, ट्रिक दिया था ना रात एक टॉफी। ए रेटिनॉल, बी थायमिन या B1 थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरोल, ई टोकोफेरोल, के फिलोक्विनोन। फिर से समझना, ए रेटिनॉल, बी या B1 थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन। तो पूछ रहा है कि टोकोफेरोल किसे कहेंगे? ई को कहेंगे। कितना मजेदार ट्रिक्स है ना? बस गलती मत करना एग्जाम में। विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल या अल्फा टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं, पोषक तत्व है जो शरीर की कई प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी नस मांसपेशी को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है, रक्त के थक्कों को रोकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? बढ़ाता है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है पता है? मूंगफली या कहें सनफ्लावर ऑयल्स। सनफ्लावर ऑयल्स। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, एक पदार्थ जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर, तापमान पर, घनत्व पर, या सभी? यानी तारे बिल्कुल लाल दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं, तो किस पर निर्भर करता है? यानी सर तारों का रंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। याद रखना, किस पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगा तारों का रंग। यानी जितना टेम्परेचर हाई होगा, धीरे धीरे देखते हो रेड दिखता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, धीरे धीरे कम होने लगता है, दैट मीन्स ये ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है।
ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है, ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। तो तारे कई अलग अलग रंगों में दिखते हैं और उनका रंग तारे के तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम पाते हैं कि छोटे तारे एक लाल रंग की उपस्थिति के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस से कम है, शांत होगा, जबकि बड़े भारी तारे 30,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होते हैं और एक नीली चमक होती है। यानी धीरे धीरे जैसे ही नीली चमक हुआ, धीरे 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 फिर लाल में बदलेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रिंडरपेस्ट रोग जिसे हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया, निम्न में से किसके कारण हुआ था? रिंडरपेस्ट रोग, उन्मूलन मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो किसके कारण देखने को मिला था? रिंडरपेस्ट रोग किसके कारण हुआ है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या नेमाटोड? क्या होगा? और याद रखना, रेगुलर 5:30 बजे क्लास लगी आपकी, रेगुलर 5:30 बजे अनअकैडमी पे क्लास लग रही है बच्चे, बिल्कुल याद रखना। ये अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री है। जो रात 10 बजे आप जुड़ते थे वो 5:30 बजे। कैसे जुड़े हम इसकी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये वायरस है रिंडरपेस्ट रोग, जिसे हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया, किसके कारण हुआ था? वायरस के कारण देखने को मिला है। किसके कारण बच्चे? वायरस के कारण हमें देखने को मिला है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का 2 इज राइट। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग या स्टेपी म्यूरिन मवेशियों, घरेलू भैंस, यहां तक कि भैंस, बड़े मृग, हिरण, जिराफ, वाइल्ड और वार्थोग सहित कई अन्य प्रजातियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी थी, जिसे पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। जून 2011 में संयुक्त राष्ट्र एफओ ने पुष्टि की कि बीमारी का उन्मूलन हो गया, जिससे इतिहास में केवल दूसरी बीमारी है जो चेचक के बाद पूरी तरह से मिटा दी गई है। भाई अभी कोरोना तो इंजेक्शन भी नहीं आया है, मिटने की तो बात दूर रहो। इसका इंजेक्शन आ जाए आज के डेट में, यही बहुत बड़ी चीज है। मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस? बहुत बड़ी चीज है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? अकार्बनिक उर्वरक, जहरीला पदार्थ, जैविक जैव उर्वरक या सिंथेटिक उर्वरक? वर्मी कंपोस्ट क्या है? व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? जल्दी। क्या होगा सर? वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे बच्चे तो जैविक जैव उर्वरक है, जैविक जैव उर्वरक है। वर्मी मतलब सर केंचुआ, जो केंचुआ से हम तैयार करते हैं, जो केंचुआ से तैयार करते हैं, ये बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रकार का खाद है जिसमें केंचुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैविक अपशिष्ट रूपांतरण की प्रक्रिया को बढ़ाने और बेहतर अंत उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का उपयोग करने वाली एक मेसोफिलिक प्रक्रिया है, मेसोफिलिक प्रक्रिया है। तो पानी में घुलनशील पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कंपोस्ट एक उत्कृष्ट पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरक और मृदा कंडीशनर है। यानी मिट्टी को क्या करता है? ये मिट्टी को हेल्थ करता है, मिट्टी के हेल्थ को मेंटेन रखता है, मिट्टी के हेल्थ को अच्छा। मिट्टी से याद आया पैडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। तो ये था आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करो यार। जो होमवर्क देते हो उसे कमेंट्स किया करो, कमेंट्स करते नहीं हो आप लोग। और 5:30 बजे जरूर जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैं लेखपाल की तैयारी करना चाहता हूं या एसएससी फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहता हूं जिसमें पॉलिटी शुरू होगा, बच्चे डेट जैसे आएगा मैं डेट आपको बता दूंगा कब शुरू होगा, तो कैसे जुड़े, कैसे क्या करें? सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना। अब सर्च हो गया, इंस्टॉल कर लिया आपने। जैसे इंस्टॉल किया फिर उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ जानकारी मांगेगा, अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, तो वही मोबाइल नंबर देना जिसमें मैसेज आएगा। दूसरा मत दे देना, अपने दोस्त का मत दे देना। जैसे मोबाइल नंबर डाले, अब ये 6 डिजिट जो ओटीपी है वो खुद जन ले लेगा ये, क्योंकि नंबर उसी में लगा होगा। तो 6 डिजिट ओटीपी जैसे आएगा, फिर ये 3 डंडी दिखेगी,
क्लिक करना है इसे। अगर आपको रेलवे का फ्री क्लासेस ज्वाइन करना है तो क्लिक करने के बाद जो गोल होगा वो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना, और 5:30 बजे सर्च क्या करना, रेलवे एग्जाम सर्च करने के बाद मेरा नाम सर्च करना, रोहित कुमार, मिल जाएंगे, नोटिफाई कर लेना, मैसेज पहुंचेगा। ये तो फ्री की बात होगी। लेकिन अगर आपको लगता है सर एसएससी एग्जाम में जुड़ना चाहता हूं प्लस में आपके साथ, तो एसएससी एग्जाम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो चीजें दिखेगा, प्लस और स्पेशल। तो स्पेशल का तो मैंने बता दिया, यहाँ प्लस पे सिलेक्ट करोगे, जैसे प्लस पे सिलेक्ट करोगे आ जाओगे इस वाले पेज पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे कहेगा कितने मंथ का, तो ऐसे ही यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सर कम से कम 12 महीना, क्योंकि भाई सिलेबस को समझने में टाइम लगेगा, कभी भी 1 महीना 2 महीना पैसा मत बर्बाद करो अपना, कम से कम 12 महीना। तो 12 महीने का फी 6,000 है, देखो इधर 12 महीने का फी 6,000 है। जैसे हम कोड यूज करते हैं बाबा10 बिना स्पेस दिए भी, फिर से अप्लाई करेंगे, सीधा 10% का रिबेट होगा, सीधा 10% का रिबेट होगा। 6,000 का 5400, अगर एसएससी का 2 साल का है तो 7200 है, 720 माइनस करते हैं 6480, 6480। तो जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद कैसे पेमेंट करना चाहो, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास सुविधा है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई हो जाएगा, डेबिट कार्ड जिसे एटीएम कहते हैं उससे कर दो, बस रेफरल कोड